आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है खूनी पेड़। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। हेलो दोस्तों, मैं विजय। आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वह बात मैंने अपने दादाजी से अपने बचपन में सुनी थी। उस वक्त मैं यही कोई 12-13 साल का रहा हूँगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इन भूत प्रेतों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन एक रात जो मैंने देखा उसके बाद मुझे अपने दादाजी द्वारा बताई गई वो बात याद आ गई। आज मेरे दादाजी मेरे साथ नहीं हैं, पर उनकी सीख और यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं गांव का एक सामान्य सा लड़का हूँ। जैसे दूसरे गांव के बच्चों का बचपन होता है, वैसा ही एक साधारण सा बचपन मेरा रहा है। वहीं गलियों में अपने दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाना, वहीं पेड़ों पर चढ़ना, खेतों में घूमना, पत्थर मारकर बेरी से बेर तोड़ना और शरारतों के बाद माँ से प्रसाद पाना। ऐसा ही रहा है मेरा बचपन। बचपन में हम जब खेलने बाहर जाया करते थे तो हमें कुछ हिदायतें दी जाती थी कि ये मत करना और वो मत करना, और ख़ासकर उस पेड़ के पास तो बिल्कुल मत जाना। दरअसल हमारे गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ है जो कई सालों से वहाँ खड़ा हुआ है। सभी गांव के लोग उसे एक श्रापित या भूतिया पेड़ मानते हैं। लोगों का कहना है कि इस पेड़ के पास जो भी जाता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। वो कहते हैं जिन लोगों ने जानबूझकर या अनजाने में उस पेड़ के पास जाने की कोशिश की उनके साथ कुछ न कुछ बहुत ही बुरी दुर्घटना जरूर हुई। इसी वजह से उसके पास जाने को मना किया जाता है। कई साल पहले ही लोगों ने उस ओर जाना ही बंद कर दिया। अब उस पेड़ की चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई हैं, लेकिन कभी वहाँ से गांव आने जाने का मुख्य रास्ता हुआ करता था। दरअसल वह पेड़ चौराहे पर था, लेकिन जब से भूतिया घटनाओं ने उस पेड़ को जकड़ा है और वहाँ भूतिया घटनाएं होने लगी हैं, तब से लोगों ने उस रास्ते का उपयोग करना बंद कर दिया है, जिस वजह से आज वह पेड़ एक सुनसान और वीराने में खड़ा है, जिसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन हम शायद वो बात भूल गए थे। मैं अपनी और अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ। दरअसल सुनील शहर में रहता है, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हमारी मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद कभी मैं तो कभी वो गांव मुझसे मिलने आ जाया करता है। उसे गांव का माहौल काफ़ी पसंद है, क्योंकि उसे यहाँ बहुत ही सुकून मिलता है। तो ऐसे ही एक दिन वो आया हुआ था। हमने दिन में खूब एंजॉय किया और रात का खाना ख़त्म करने के बाद सुनील का मन हुआ कि चलो बाहर घूम कर आते हैं। मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा, तो मैंने भी हामी भर दी और हम लगभग रात के 8 बजे घर से निकल गए बाहर सैर के लिए। हम दोनों उस खुले मौसम में मस्त चलती ठंडी हवा के झोंकों का आनंद ले रहे थे। सुनील अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब मुझे बताए जा रहा था, ताकि मैं उसे कोई एडवाइस दे सकूं। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भला मैं उसे क्या कहूं। मुझे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं थी, तो मैंने बस यही कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भगवान पर भरोसा रखो। मेरी बात सुनकर उसे कुछ सुकून तो मिला ही होगा। उसको उदासी से बाहर लाने के लिए मैंने टॉपिक चेंज कर दिया और आगे जीवन में क्या करना है इस बारे में हमने बात शुरू की। हम दोनों बातों में इतने गुम थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब उस भूतिया पेड़ के पास आ गए। हम अपनी ही बातों में मगन चले जा रहे थे, कभी इस गली तो कभी उस गली। जब मैंने अचानक से आसपास देखा तो
वह भूतिया पेड़ अचानक से मेरे सामने आ गया। मुझे जब तक एहसास हुआ तब तक हम उसके बहुत पास पहुंच चुके थे। वो पेड़ हमसे कुछ 100 मीटर ही दूर रहा होगा। मैंने वहीं पर अपने पैर जमा लिए जहां मैं था, लेकिन सुनील नहीं रुका। वो आगे बढ़ता रहा। मैंने उसे आवाज़ दी, सुनील। उसने पीछे पलटकर देखा कि मैं तो पीछे ही रह गया हूँ, तो उसने पीछे आते हुए मुझसे कहा, क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गए? मैंने उससे कहा, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। उसने मेरे घबराए हुए चेहरे को देखा और बोला, लेकिन क्यों? और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मेरी आंखें एकटक बस उस पेड़ को ही देखे जा रही थी। यह देख सुनील ने कहा, क्या हुआ? और तू उधर किसको देख रहा है? कौन है वहाँ? ऐसे में मैंने उसे कहा कि अभी वक्त नहीं है इन सब बातों का, तू अभी चल यहाँ से। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वापस लाने के लिए मुड़ा तो उसने हाथ झटकते हुए कहा, क्या हुआ है वो तो बता पहले। मैंने कहा कि यह जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन सुनील को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी कि मुझे हुआ क्या है। मैं अचानक से इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा हूँ। तो वो बोला, पहले बता हुआ क्या है। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो जो सामने तुम्हें बरगद का पेड़ दिख रहा है उसके पास हमें नहीं जाना, उसके पास जाना सख्त मना है। लोगों का मानना है कि उस पर भूत प्रेत रहते हैं, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरी ये बात सुन उसकी हंसी निकल गई और वो जोरों से हंसने लगा और मुझसे कहने लगा, भूतिया पेड़, कोई और बहाना नहीं मिला मुझे डराने का? 1 मिनट रुक, अभी निकालता हूँ तेरा भूत। ये कहकर वो उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो है कि मान ही नहीं रहा था और आगे चला जा रहा था, जबकि मेरी आगे जाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। मैं अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। वो धीरे धीरे उस पेड़ के पास जा रहा था। आगे तो वो जा रहा था, लेकिन डर के मारे गला मेरा सूख रहा था। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैं न तो आगे जा सकता था और न ही पीछे, और ना ही वो रुकने वाला था। मैं डर के मारे पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तो ये वीरान और सुनसान इलाका जहां दूर दूर तक कोई नहीं, और ऊपर से सुनील को वहाँ उस पेड़ के पास जाने से कैसे रोकूं। मैं उसे चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ दे रहा था कि आगे मत जाओ, आगे बहुत खतरा है, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहा था और आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसका तो पता नहीं, पर डर के मारे मेरा बुरा हाल था। फिर अचानक उसने अपने कदम रोक दिए। मैं घबरा गया कि इसे अचानक क्या हुआ, कहीं इसे वो प्रेत तो नहीं दिख गया। फिर अचानक वो पलटा और जोरों से हंसने लगा और मुझे बोला, आजा, अब यहाँ कुछ नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, यहाँ आजा। यह देख कि वो उस पेड़ के बहुत ही करीब है और उसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने भी आगे बढ़ने का फैसला किया। और जैसे ही मैंने अपने कदम आगे बढ़ने के लिए उठाया, वैसे ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। एक जोरदार चीख उस खौफनाक मंजर में गूंज उठी, जिसकी गूंज से हजारों चमगादड़ बरगद के पेड़ से निकलकर उड़ने लगे। वह संख्या में इतने ज़्यादा थे कि एक बार को तो पूरा आसमान उन्होंने ढक लिया। वह चीखते चिल्लाते हमारे ऊपर मंडरा रहे थे। वो चमगादड़ उस बरगद के पेड़ के चारों ओर चक्कर काट रहे थे। यह देख सुनील की तो हालत ही खराब हो गई और वो वापस उल्टे पैर वहाँ से भाग आया और मेरे पास आकर घबराते हुए बोला, यार चल यहाँ से, यहाँ सच में कुछ तो गड़बड़ है। उसकी बात सुनते ही मैंने घर की ओर मुंह किया। जैसे ही हम चलने लगे वैसे ही हमारे कानों में एक आवाज़ गूंजी, रुको, कहाँ जा रहे हो? हमारे पास तो आओ,
हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हें। यह सुनते ही हम दोनों की सांसें ही अटक गई, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और गला भी सूखने लगा। डर के मारे पूरे शरीर में कंपन हो रही थी। हमने एक दूसरे को देखा और धीरे से पीछे की ओर मुड़े। हमारे सामने दो सफ़ेद रंग की परछाई उस पेड़ पर झूल रही थी। ये देख हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हम वहाँ पर जड़ बने खड़े थे, वहाँ से हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक बार हमें वही कर्कश आवाज़ सुनाई दी। आओ, वहां क्यों खड़े हो? आओ हमारे पास, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनते ही हम दोनों बुरी तरह से डर गए और मन ही मन भगवान का नाम जपने लगे। वो उनके नाम की ही शक्ति थी कि हमें कुछ हिम्मत मिली और हम वहाँ से मुड़े और भागे। पीछे मुड़कर देखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बस भागते ही जा रहे थे। हमने न दाएं देखा न बाएं और सीधे घर पहुंचकर ही राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे दिल सीना चीर कर अभी बाहर आ जाएगा। कुछ देर हांफते रहे, पसीने से लथपथ एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। आज तो बाल बाल बच गई, मैंने सुनील से कहा तो सुनील बोला, मुझे लगा तू मजाक कर रहा है, मुझे क्या पता था वहाँ सच में कोई प्रेत है। मैं बोला, एक प्रेत नहीं, दो प्रेत है वहाँ। मतलब? सुनील ने हैरानी के साथ पूछा। हम घर के अंदर आ गए और बाहर आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गए। सुनील के मन में उस पेड़ के पीछे की सच्चाई जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, तो वह पूछने लगा, आखिर क्या कहानी है उस पेड़ की? तो मैंने उसे बताया कि यह पेड़ कई सालों से वहाँ पर खड़ा हुआ है। गांव वालों का मानना है कि उस पेड़ के पास जाने पर उस पेड़ पर रहने वाले प्रेत हम पर हमला कर सकते हैं और हमें परेशान करने के साथ साथ हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। गांव में कई लोग उस पेड़ का शिकार भी हो चुके हैं। शुरुआत में गांव के लोग उस पेड़ के ज़्यादा शिकार हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त उन्हें पता नहीं होता था कि इस पेड़ पर ऐसा कुछ भी है। पहले वहाँ से गांव आने जाने का मुख्य रास्ता हुआ करता था, जिस वजह से लोगों को मजबूरन वहाँ से गुजरना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे गांव में अजीब चीज़ें होनी शुरू हुई तो लोगों ने वहाँ से गुजरना बंद कर दिया। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वह प्रेत उन पर हमला न कर दे। जो भी उस पेड़ की चपेट में आ जाते वो लोग अचानक से बीमार हो जाते, पागलों जैसी हरकतें करने लगते और खुद को ही चोट पहुंचाने लगते। कई लोगों को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। इन सब के चलते गांव के लोगों ने सभी को उस ओर जाने से मना कर रखा है, ताकि और कोई उस पेड़ का शिकार न बने। इन सब की शुरुआत आज से लगभग 50 साल पहले हुई थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि पहले वो एक साधारण सा ही पेड़ हुआ करता था, जो कि बाद में खूनी पेड़ बन गया। दरअसल उस पेड़ पर दो भाइयों की प्रेत आत्माओं का कब्जा है। वो वहीं रहते हैं और वहाँ से आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं तथा उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसा करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। जब वो जिंदा थे उस वक्त भी वो यही सब किया करते थे। रात को वहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को लूटना, उन्हें मारना, धमकाना, ये सब काम हुआ करता था उनका। धीरे धीरे जब उनका आतंक बढ़ने लगा तो गांव वालों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। वहाँ से अकेले गुजरना उनके लिए दूभर हो गया था। उन दोनों भाइयों से दुखी गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई और उन्हें अपने जाल में फंसाकर पकड़ लिया। जब उन्हें पकड़ लिया गया तो सताए हुए और दुखी गांव वालों का गुस्सा उन पर टूट पड़ा। उन्होंने उन दोनों को खूब मारा पीटा, सिर मुंडवा दिया और काला मुंह करके गधे पर बैठाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया
और अंततः उन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। फिर कुछ दिनों बाद एक खबर पूरे गांव में फैल गई कि दोनों भाई जेल से फरार हो गए हैं और उनकी कोई खोज खबर नहीं है। इस बात ने पूरे गांव वालों को चिंता में डाल दिया था कि वो सब फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर कुछ दिनों बाद एक और खबर आई कि पुलिस को उन दोनों भाइयों की लाश बरामद हुई है, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई है कोई नहीं जानता। इस हादसे के कुछ महीनों बाद वो दोनों भाई उस पेड़ के पास लोगों को दिखने लगे। वहाँ से गुजरने वाले लोगों को ऐसा एहसास होता जैसे कि वो अभी भी वहीं हैं, और धीरे धीरे उसके पास से गुजरने वाले लोगों के साथ भूतिया घटनाएं होने लगी, जिस वजह से गांव वालों ने उस ओर जाना बंद कर दिया। कई बार उस पेड़ को काटने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी उस पेड़ को काट नहीं पाया। जो भी उस पेड़ के पास जाता उसके साथ अचानक से कोई न कोई दुर्घटना हो जाती, जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाता। धीरे धीरे उस पेड़ का खौफ पूरे गांव में फैल गया, और आज भी ऐसा माना जाता है कि वह दोनों भाई वहीं मौजूद हैं और वहाँ से गुजरने वालों को देख रहे हैं। न जाने उनका अगला शिकार कौन हो। फोन कॉल। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि रात के वक्त बुरी ताकतें हम पर हावी होने लगती हैं, उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे में हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारी एक चूक हमें बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। यह बुरी शैतानी ताकतें अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैं रोहन आज आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब मेरा सामना इन बुरी ताकतों से हुआ तो मैं ही जानता हूँ कि मैं इन सब से कैसे बचा। सच में बहुत ही भयानक दृश्य था, जिसे याद कर आज भी मेरी रूह डर से थर्रा उठती है। आज भी उसकी वह भयानक आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है और कहती है, हेलो रोहन। न जाने कब मुझे इस आवाज़ से मुक्ति मिलेगी। यह बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मैं जॉब की तलाश में भटक रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और पापा की तबीयत भी खराब ही रहती थी। ऐसे में सभी की उम्मीदें मुझ पर ही टिकी हुई थी कि मैं कोई काम पर लग जाऊं, ताकि घर का खर्च ठीक से चल सके। अब मुझे भी घर का खर्च कैसे चलेगा इसकी चिंता सताने लगी थी। मुझे कोई भी छोटी मोटी नौकरी चलती, क्योंकि मुझे बस काम चाहिए था, ताकि मैं भी घर खर्च में कुछ हिस्सा दे सकूं। काम की तलाश में मैं दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था, पर कोई भी काम मुझे नहीं मिल रहा था। मुझको हर जगह से बस नाकामी ही हाथ लग रही थी। मैंने उम्मीदें ही छोड़ दी थी कि कोई नौकरी भी मुझे मिल पाएगी। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जो मुझे एक नौकरी तक नहीं दिला सकती। इसी सोच में डूबा मैं एक दिन घर में लेटा हुआ था कि अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। मैंने फ़ोन उठाया तो आगे से मेरा दोस्त रवि बोल रहा था। वह बड़ा ही एक्साइटेड लग रहा था। मैंने जब उससे उसकी खुशी का कारण पूछा तो उसने कहा, भाई मेरी जॉब लग गई है। यह सुन मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो किसी की तो जॉब लगी। मैं यह सोच ही रहा था कि रवि फिर एक बार बोला, साथ ही तेरे लिए भी एक जॉब है, करेगा? मैं यह सुन हैरान भी था और खुश भी। मेरा मन जानने को बेताब हो रहा था कि आखिर कौन सी जॉब की बात कर रहा है रवि। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कल शाम को आकर मिलने को कहा। उसने मुझे एक पता बताया और कहा,
कल शाम यहाँ आ जाना। मुझे यह जान बहुत खुशी हो रही थी कि अब मुझे भी कोई जॉब मिल जाएगी और घर की आर्थिक स्थिति भी पहले से कुछ सुधर जाएगी। लेकिन मुझे क्या करना होगा, यही सोच मुझे चैन नहीं पड़ रहा था कि आखिर किस प्रकार की जॉब की बात कर रहा है रवि। खैर, मैंने ज़्यादा ध्यान इस बात पर नहीं दिया। मैंने सोचा कि जो भी काम मिलेगा वो मैं खुशी खुशी कर लूँगा। अगले दिन शाम को मैं रवि के बताए पते पर पहुँच गया और रवि के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ वक्त इंतज़ार करने के बाद आखिरकार रवि वहाँ पहुँच गया। वो मुझे दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे पास आकर रवि ने कहा, आने में देर हो गई, माफ़ करना। मैंने कहा, कोई बात नहीं, और बता, सब बढ़िया? रवि बोला, सब बढ़िया है। मैंने रवि से जॉब के बारे में पूछा कि आखिर क्या करना होगा मुझे। उसने मुझे बताया कि ज़्यादा कुछ खास नहीं करना, कॉल सेंटर में बात की है, उन्हें कॉल अटेंड करने के लिए लड़कों की ज़रूरत है। हमारा काम रात के वक्त आने वाले कॉलों को रिसीव करना है बस, और इसके बदले में हमें ठीक ठाक पैसे भी मिल जाएंगे, और साथ ही हम चाहें तो रात को वहाँ पर सो भी सकते हैं। बस एक को जगना होगा फ़ोन रिसीव करने के लिए। रवि की बात मुझे अचरज में डाल रही थी, क्योंकि जिस प्रकार रवि बात कर रहा था उसे देख ऐसा लग रहा था कि इस जॉब में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी तो इतनी आसानी से हमें जॉब पर रख रहे हैं। लेकिन मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत थी, तो मैंने रवि को हाँ कर दी। रवि भी मेरे साथ ही काम करने वाला था। मेरा इंटरव्यू लिया गया और मुझे बताया गया कि किस प्रकार मुझे कॉल अटेंड करनी है। सब कुछ समझाने के बाद हमें जॉब पर रख लिया गया। मुझे फाइनली एक जॉब मिल चुकी थी। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने घर पर जब यह खुशखबरी सुनाई तो सभी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पूरा परिवार खुश था। यही तो चाहिए था मुझे। जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी थी वह एक स्टार्टअप कंपनी थी, तो ऐसे में उनके ज़्यादा कस्टमर नहीं थे और मेरी नाइट शिफ्ट भी थी, तो रात के वक्त कम ही कॉल आया करते थे। पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं और मेरा दोस्त दोनों रात को साथ ही होते थे, तो हमारा टाइम पास भी अच्छे से हो जाता था। हमारा एक हफ्ता कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। एक रात की बात है, रवि मेरे बगल की कुर्सी पर बैठा सो रहा था और वह गहरी नींद में जा चुका था। उसे देख मेरा मन भी सोने को कर रहा था। उस वक्त हमारे सिवाय और वहाँ कोई भी नहीं था। हम दोनों दोस्त ही रात को अकेले ही कॉल सेंटर में रहा करते थे। रवि के सोने के बाद पूरा कॉल सेंटर सुनसान और डरावना लगने लगा था। एक अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। उस खामोशी के सन्नाटे की गूंज मुझे परेशान करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे कान में चीख रहा हो। मुझे वह खामोशी काटने को आ रही थी। मैं उस खामोशी से अपना ध्यान हटाने के लिए फ़ोन यूज़ करने लगा। मैं अपने फ़ोन में ही खोया हुआ था कि अचानक मेरे कानों में बूंदों के टपकने की आवाज़ पड़ी, तो एकाएक मेरा ध्यान फ़ोन से हट गया। मैंने सोचा कि कहीं नल तो खुला नहीं रह गया है। मैं उठा और वॉशरूम की ओर चेक करने के लिए चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि एक नल से पानी टपक रहा है। मैं उसे बंद कर वापस आ गया। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और मुझे जोरों की नींद भी आ रही थी। मैं सोना तो चाहता था, पर इस वक्त रवि सो रहा था, तो मैंने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। नींद भगाने के लिए मैंने कॉफ़ी पीने का सोचा। कॉफ़ी पी लूँगा तो नींद भी उड़ जाएगी। मैं कॉफ़ी बनाने में जुट गया। मैं कॉफ़ी बनाने में व्यस्त था और मुझे वहाँ खड़े खड़े ही नींद की झपकियाँ भी आ रही थी कि तभी फिर से मुझे वहीं पानी के टपकने की आवाज़ सुनाई दी। मैं फिर जब उसे चेक करने के लिए वहाँ गया तो मैं क्या देखता हूँ कि फिर उसी नल से
पानी टपक रहा है। मैंने इस बार अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बंद कर दिया। मेरी आंखें नींद की वजह से भारी हो गई थी, तो मैंने अपने मुंह को धोने का सोचा और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। मैंने चेहरे को धोकर जैसे ही आईने में देखा तो अचानक से एक धुंधली सी परछाई तेजी से मेरे पीछे से गुजरी। यह देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी नींद एक झटके में ही न जाने कहाँ गायब हो गई। मैं भागकर बाहर आया पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने आसपास हर जगह देख लिया पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने रवि की ओर देखा तो वह गहरी नींद में खर्राटे लेते हुए सो रहा था। मैंने सोचा कि शायद नींद की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा। यही सोच मैं वापस बाथरूम में गया और चेहरा पहुंचकर कॉफ़ी लेकर अपने डेस्क पर आकर बैठ गया। मैं मज़ेदार स्वादिष्ट कॉफ़ी का आनंद ले रहा था। मुझे कॉफ़ी बहुत ही पसंद थी। मैं कॉफ़ी पी ही रहा था कि मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे से कोई भाग कर गया हो। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मेरा मन अब बेचैन होने लगा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे डर की कोई सीमा ही नहीं रही। पूरे कॉल सेंटर की लाइटें अचानक से बंद चालू होने लगी। कंप्यूटर की स्क्रीन में भी अजीब से पैटर्न बनने लगे थे। यह देख मेरी तो जान ही सूख गई। घबराहट के मारे मैंने रवि को झकझोरा और उसे जगाने की कोशिश की तो रवि उठा और गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगा। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? मैंने डरते हुए उससे कहा, रवि यार पता नहीं यार क्या हो रहा है। सारी लाइट देखो ना कैसे कर रही है। रवि ने ध्यान से आसपास देखा और उसने गहरी सांस ली और कुछ सोच मेरा हाथ पकड़ मुझे अपने साथ मेन स्विच बोर्ड के पास ले गया। उसने बोर्ड खोला और एक एमसीबी को दबाया जिससे सारी लाइटें ठीक हो गई। इसके बाद वो मुझ पर बरस पड़ा। थोड़ी अक्ल वक्ल है या नहीं? थोड़ी अक्ल का भी यूज़ कर लिया करो। वह वजह नींद खराब कर दी। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। मैं वहाँ खड़ा एमसीबी बॉक्स को ही घूरे जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे कैसे पता चला कि एमसीबी में ही फॉल्ट है। यही सोचता हुआ मैं वापस आ गया और आकर अपनी डेस्क पर बैठ गया और फिर अपनी कॉफ़ी पीने लगा। रवि मुझे देख बोला, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? मैंने कहा, तुम सो रहे थे इसलिए नहीं बनाई। रवि मुझे आंखें दिखाते हुए बोला, जा मेरे लिए भी कॉफ़ी बना कर ला। मैंने कहा, नहीं तुम खुद ही बना लो। तो वह बोला, जाता है या दुए कान के नीचे, एक तो नींद खराब कर दी और ऊपर से कॉफ़ी भी नहीं बनाई। ठीक है जाता हूँ, गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने उसे कॉफ़ी बना कर दी और इस बात से उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया। मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि उसे कैसे पता चला कि एमसीबी बॉक्स में ही खराबी है। फिर मैंने उसे पूछ ही लिया, तुम्हें कैसे पता चला कि एमसीबी बॉक्स खराब है? रवि बोला, एक दिन पहले जब तुम सो रहे थे तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। तब मैंने चेक किया तो पता चला कि एमसीबी बॉक्स में प्रॉब्लम है। यह सुन मैं निश्चिंत हो गया कि चलो सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ। इसके बाद कुछ अजीब नहीं हुआ। सुबह होते ही हम दोनों घर के लिए निकल गए। अगले दिन फिर वहीं काली अंधकार से भरी रात आ गई। रोज़ की तरह हम ऑफिस पहुँचे और अपना अपना काम संभाल लिया। रात के 12 बजे के बाद फ़ोन आने बंद हो जाते हैं। ऐसे में हमें ज़्यादा काम नहीं होता। आज जगने की बारी रवि की थी तो मैं सोने की तैयारी करने लगा। मुझे कुर्सी पर नींद नहीं आती। रवि पता नहीं कैसे सो जाता है। मैंने एक चादर नीचे बिछाई और सो गया। जिस दिन मुझे सोना होता था उस दिन मैं अपने साथ एक चादर ले आता था। रात को अचानक मेरी नींद टूटी। एक आवाज़ ने मुझे नींद से उठा दिया और वो आवाज़ ज़मीन के नीचे से आ रही थी। जब मेरी आंखें खुली और जब मुझे एहसास हुआ कि
नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं ज़मीन पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। और फिर अचानक एक गूंज मेरे कानों में पड़ी। वह कुछ अजीब सी आवाज़ें थीं, पर इतना तो तय था कि वह एक लड़की की आवाज़ थी। यह सुन मेरी रूह कांप उठी, दिल जोरों से धड़क उठा और अचानक माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और मैं एक झटके के साथ पीछे हटा। डर से घबराए चेहरे के साथ मैंने रवि की ओर देखा तो यह देख मैं और ज़्यादा घबरा गया कि रवि अपनी जगह पर नहीं था। वह कहाँ गया? उसे कुछ हो तो नहीं गया? यही सोच मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया। मैं रवि को आवाज़ देने लगा। मैं उठा और यहाँ वहाँ देख रहा था कि तभी रवि बाथरूम से निकला और मुझे ऐसे बौखलाया हुआ देख बोला, क्या हुआ? यह क्या हाल बना रखा है? कोई सपना देख लिया क्या? मैंने यह देख राहत की सांस ली कि रवि ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद को संभाला और मन को शांत किया। जो अभी भी मेरे साथ घटा उसके बारे में मैंने रवि को बताया। रवि मेरी बात सुन हंस पड़ा और कहने लगा, तुम सच में पागल हो गए हो। ज़मीन के नीचे अरे ग्राउंड फ्लोर है ये, इसके नीचे कुछ नहीं है क्या? तुम भी? मेरा मजाक बनता देख मैं चुप रह गया और आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था कि वह मेरा कोई वहम नहीं था। मैंने जो सुना वह सब कुछ सच था। तभी पास ही डेस्क पर रखे फ़ोन की घंटी बजती है। हम दोनों ने उस ओर देखा और मैंने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया। मैंने फ़ोन रिसीव किया पर आगे से कोई जवाब नहीं आया। मैं पूछे जा रहा था, हेलो हेलो सर, लेकिन आगे से कोई भी नहीं बोल रहा था। मैं फ़ोन काटने को हुआ कि तभी अचानक से एक आवाज़ आई, हेलो रोहन। यह सुन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने एक झटके से फ़ोन काट दिया। मैं उस आवाज़ को अच्छी तरह से पहचान गया था। मेरा दिल मुंह को आ गया था। एक बार फिर मेरे चेहरे पर घबराहट के बादल छाने लगे थे। मुझे अचानक फिर से घबराया हुआ देख रवि बोला, क्या हुआ? अब क्या हुआ तुझे? तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा और ना में सिर हिला दिया। तभी एक बार फिर उसी फ़ोन की घंटी बजी। हम दोनों ने फिर एक बार उस ओर देखा। मेरी फ़ोन उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं उसे बस वहाँ खड़ा घूरे जा रहा था। फ़ोन की घंटी बजते जा रही थी। रवि यह देख हैरान था कि मैं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा हूँ। उसने मुझे फ़ोन उठाने को कहा तो मैंने मना कर दिया। वह आगे बढ़ फ़ोन उठाने को हुआ तो मैं बीच में आ गया और उसे फ़ोन उठाने नहीं दिया। मैंने उसे कहा, फ़ोन मत उठाना, यह फ़ोन ठीक नहीं है। उसने मुझ पर गुस्सा होते हुए कहा, साइड हटो, और वह मुझे धक्का देकर फ़ोन तक पहुंच गया। उसने फ़ोन उठा लिया। मैं अपनी फटी आंखों से उसे देखे जा रहा था। वह बड़े ही आराम से बातें कर रहा था। फिर एक मुस्कुराहट के साथ फ़ोन रख दिया और पीछे मुड़ा। मुझे उसका गुस्से से लाल चेहरा साफ साफ नज़र आ रहा था, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि अगर इसके हाथ में छुरी होती तो मेरे सीने के आर पार कर देता। वह धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। वह बिल्कुल मेरे पास आ खड़ा हुआ और फिर अचानक से बोला, क्या हो गया है तुझे? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? मैंने घबराते हुए अपनी बात रखने की कोशिश की। रवि, मेरी बात सुनो, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैंने ज़मीन के नीचे वही आवाज़ सुनी जो उस फ़ोन पर थी। इस वजह से मैं घबरा गया था और मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरी बात सुन रवि मुझे समझाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुझे बस वहम हो रहा है, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। रवि की बात से मैं और ज़्यादा उलझन में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे सच में वहम हो रहा है या फिर वह सच है? क्या करूं, किसकी मानूं? यह सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर मुझे ध्यान आया कि हमारे सिस्टम में सभी आने वाली कॉल रिकॉर्ड होती हैं।
तो उसकी भी हुई होगी। यही सोच मैंने झट से पीसी चेक किया। ये देख मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि उस कॉल की फ़ाइल क्रिएट ही नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूरा फोल्डर छान मारा पर मुझे उस कॉल की कोई फाइल नहीं मिली। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। यही सोचता हुआ मैं वापस सो गया। मैं न तो नींद में था और न ही जगा हुआ। उस स्थिति में अचानक मुझे एक अजीब सी गंध आती हुई महसूस हुई जिसने मेरी नींद उड़ा दी। वह गंध सड़े हुए मांस जैसी लग रही थी, जैसे कि कोई यहाँ आसपास मरा पड़ा हो। वह गंध बहुत ही तेज थी जो मुझे आ रही थी। मैं उठा और आसपास देखने की कोशिश करने लगा कि यह गंध कहाँ से आ रही है। वह गंध कभी तेज तो कभी मंद पड़ जाती। मैं पूरे कॉल सेंटर में अपनी नाक लिए घूम रहा था पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह गंध आ कहाँ से रही है। मुझे यूं पागलों की तरह घूमता देख रवि बोला, अब कौन सा दौरा पड़ गया तुझे? मैं उसके पास गया और बोला, तुझे ये गंध आ रही है? वो हैरान होते हुए बोला, कौन सी गंध? मैंने कहा, यार आ तो रही है सड़े हुए मांस जैसी गंध। वह मुझे हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। फिर आसपास नज़रें घुमाकर एक लंबी गहरी सांस लेकर सूंघने की कोशिश करने लगा। कुछ देर प्रयास करने के बाद रवि बोला, मुझे तो नहीं आ रही कोई भी गंध। तुझे आखिर हो क्या गया है? मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ यहाँ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, पर रवि को मेरी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। आखिर थक हार कर मैं ही चुप होकर बैठ गया क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी यहाँ महसूस नहीं हो रहा था। ऐसे में उसे समझाना व्यर्थ था। मैंने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पीकर रवि के साथ ही बैठ गया और बिना सोए पूरी रात निकाली। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मुझे वहाँ रात को कई बार ऐसा लगता जैसे कि कोई मेरे पास है, जैसे कि कोई मेरे आसपास खड़ा हो, कोई मुझे घूर रहा हो, कोई मेरे पास से गुजरा हो। अजीब सी परछाई दिखना, गंध आना, ऐसी घटनाएं वहाँ मेरे साथ घटने लगी थी, जबकि रवि के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसे कुछ भी अजीबोगरीब महसूस नहीं हो रहा था। वहाँ वह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहता था। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं एक बाबा के पास भी गया। उन्होंने मुझे एक तावीज़ बना कर दिया, पर उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। वह अजीब और रहस्यमय घटनाएं मेरे साथ घटती रहती। मेरा वहाँ पर काम करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था, पर घर की हालत देख मैं मजबूर था। एक दिन की बात है, मैं कस्टमर के कॉल अटेंड कर रहा था। मेरा पूरा ध्यान फ़ोन पर ही था। मैंने कस्टमर से बात कर फ़ोन काटा ही था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी और मैंने उठाया। जैसे कि मैं बोलता था, मैंने वैसे ही हमेशा वाला वाक्य दोहराया, हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आगे से आवाज़ आई, हेलो रोहन, हमें भूल गए? यह सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वही कॉल। आखिर कौन है यह लड़की जो मेरे पीछे पड़ी है? मैंने झट से फ़ोन काट दिया। फिर एक बार फ़ोन की घंटी बजी। मेरा गला सूख चुका था और मैं पूरी तरह से घबराया वहाँ बैठा था। मैंने रवि की ओर देखा तो रवि किसी कस्टमर से बात कर रहा था। मैंने फिर फ़ोन की ओर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फ़ोन उठाऊं या रहने दूं। फिर मैंने हिम्मत कर फ़ोन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। डर के मारे मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला और फ़ोन का रिसीव वाला बटन दबा दिया। कस्टमर की आवाज़ आई तो मैंने राहत की सांस ली। मैंने बात कर फ़ोन काट दिया और सुकून की सांस ली। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मुझे याद आया कि यह रिकॉर्ड हुआ क्या। मैंने झट से कंप्यूटर में रिकॉर्ड फाइल चेक की। मैं यह देख हैरान रह गया कि इस बार भी कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई। आखिर ये माजरा क्या है?
पहले और बाद की कॉल की फाइल बनी हुई है, लेकिन उसी रहस्यमय कॉल की नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोच मेरा दिमाग चकराए जा रहा था। मुझे जानना था कि यह कौन है जो बार बार फ़ोन कर रही है, लेकिन कैसे पता करूं, समझ नहीं आ रहा था। मैं अपना सिर पकड़े बैठा था। यह देख रवि हैरान होते हुए बोला, क्या हुआ, सिर भारी है क्या? मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो उसने कहा, ठीक है, रुको मैं कॉफ़ी बना कर लाता हूँ, मेरा सिर भी दर्द कर रहा है। यह बोल वह कॉफ़ी बनाने के लिए चला गया। मैं डेस्क पर बैठा उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। उसका इंतज़ार करते हुए मुझे नींद तक आने लगी थी, लेकिन वह है कि आया ही नहीं। मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने उसे आवाज़ लगाई, कहाँ रह गए? तभी वह बोला, आ रहा हूँ 2 मिनट। वह इतना बोला ही था कि पूरे कॉल सेंटर की लाइट बंद हो गई। पूरे कॉल सेंटर में अंधेरा छा गया। अचानक से छाए इस अंधकार ने मुझे डरा दिया। मैंने तुरंत रवि को आवाज़ लगाई, रवि क्या हुआ? वह बोला, लगता है फिर एमसीबी हिल गई होगी। कितनी बार कह दिया इनसे, एक एमसीबी ठीक नहीं करवाई जाती इनसे। मुझसे यह बोलता हुआ वह एमसीबी बॉक्स की ओर चला गया। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जला डेस्क पर रख दिया था और लाइट आने का इंतज़ार करने लगा था। कंप्यूटर सब चल रहे थे, बस लाइटें ही बंद हुई थी। मैं इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी मुझे रवि की चीख सुनाई दी। मैं घबरा गया कि न जाने उसे क्या हुआ होगा। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और एमसीबी बॉक्स की ओर भागा। मैं उस ओर जा ही रहा था कि अचानक मैं रवि से टकरा गया। वह डर के मारे घबराया और पसीने से लथपथ भागा आ रहा था। मैंने रवि को देखा तो उसकी सांसें तेज चल रही थी। मैंने उसे शांत होने को कहा और पूछा कि क्या हुआ? तो वह घबराते हुए बोला, वहाँ कोई है, कोई खड़ा था वहाँ, कुछ अजीब सा था, पता नहीं कौन। यह सुन मेरी भी डर के मारे हालत ख़राब होने लगी थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये देखने की इच्छा होने लगी कि वहाँ कौन है। मैं उस ओर आगे बढ़ने लगा तो रवि ने मुझे रोका और कहा, वहाँ मत जाओ, वहाँ कोई है, वह बड़ा ही अजीब सा है। लेकिन मेरा मन आगे जाने को कर रहा था। मैं चल पड़ा। मुझे जाता देख रवि से वहाँ अकेला नहीं रहा गया और वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसे साथ लेकर मैं आगे बढ़ रहा था। डर तो मुझे भी लग रहा था, पर हिम्मत कर आगे जा रहा था। रवि की डर के मारे हालत ख़राब थी। पता नहीं उसने क्या देख लिया था। मैं फ़ोन हाथ में पकड़े उसकी रोशनी की सहायता से आगे बढ़ रहा था। रवि मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था और डर से घबराया हुआ चारों ओर लाइटें मारता हुआ चल रहा था। हम एमसीबी बॉक्स के पास पहुंच गए। हमने चारों ओर ध्यान से देखा, पर वहां हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने एमसीबी बॉक्स चेक किया और देखा कि एक एमसीबी ट्रिप हो गई थी। मैंने जैसे ही उसे ऑन किया तो पूरा कॉल सेंटर रोशनी से जगमगा उठा। जैसे ही लाइट चालू हुई, रवि की जान में जान आई। डर के मारे उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। मैंने उसे कॉफ़ी दी और मन को शांत करने को कहा। मैंने उससे पूछा कि क्या दिखाई दिया था तुम्हें? वह मायूस बैठा रहा, पता नहीं किन ख्यालों में खोया हुआ था। कहाँ खो गए? क्या देखा? इतने में वह बोला, यार समझ नहीं आ रहा कि तुझे कैसे समझाऊं। बहुत ही अजीब थी और बहुत डरावनी भी। लंबे खुले बाल और उन बालों से झांकती उसकी खौफनाक आँखें जो मुझे ही घो रही थी। सच में बहुत ही भयानक थी वो। वह बोल रहा था, पर जान मेरी निकली जा रही थी। उसकी बातें सुन मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो वह बोला, यार तुम सही कह रहे थे, यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे समझाया कि डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो यह चीज़ आज दिखाई दी है, मैं तो पिछले 1 महीने से परेशान हुआ बैठा हूँ।
कुछ ना कुछ करना होगा इन सब का। तुम ठीक कह रहे हो, मैं कुछ करता हूँ फिर। हम पूरी रात डर के साए में बैठे रहे और सुबह घर चले गए। हमने अपने सीनियर से बात की और कहा कि हम कहीं भी काम कर लेंगे, पर वहाँ नहीं। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि वहाँ कोई भी काम करने को तैयार ही नहीं है। पहले भी कई लोगों ने मना कर दिया था वहाँ काम करने के लिए, आखिर परेशानी क्या है। मैंने उन्हें पूरी बात समझाई और कहा कि आप उस जगह को चेंज कर लीजिए। उन्होंने हमसे कुछ दिनों का वक्त मांगा और तब तक घर से ही कॉल रिसीव करने को कहा। मैंने सोचा कि अगर हम वहाँ से दूर रहेंगे तो शायद वह हमारा पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक रात मैं अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि अचानक फ़ोन बीच में ही कट जाता है और फ़ोन से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं और फिर अचानक वह आवाज़ें आनी बंद भी हो जाती हैं। फिर एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, हेलो रोहन, हमें भूल गए। यह सुनते ही मैं सन्न रह गया। मेरा दिल एक पल को तो धड़कना ही भूल गया था। पसीने की बूंदें चेहरे पर झलक रही थी और फिर मैंने अगले ही पल अपने मन को मजबूत कर, हिम्मत कर, गुस्से में उससे कहा, आखिर क्या चाहती हो तुम? क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ देती? तो आगे से आवाज़ आई, इंसाफ। इतने में फ़ोन कट जाता है और अगले ही पल मेरे फ़ोन में एक वॉइस मेल आता है। जब मैंने उसे सुना तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। बड़ी ही अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैंने उसे अपने पीसी में कॉपी किया और उसे ध्यान से सुनने लगा, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या माजरा है। वह आखिर क्या कहना चाहती है मुझसे। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर मैं उस वॉइस मैसेज को नहीं समझ पाता। मैंने बहुत प्रयास किया, पर मैं उसे नहीं समझ पाया। फिर एक दिन मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और अचानक से मेरी नज़रें आईने पर पड़ी, जिसमें एक किताब पर लिखा हुआ टाइटल मुझे उल्टा दिखाई दे रहा था और वह मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा था। तभी मुझे आइडिया आया कि क्यों न मैं उस वॉइस मेल को उल्टा करके सुनूं। जब मैंने उसे रिवर्स कर सुना तो सब साफ हो गया। उसमें एक घबराई हुई लड़की की आवाज़ थी जो कह रही थी कि ये लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। मैं बड़ी ही मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई हूँ और इस वक्त मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ। मेरा नाम अंजलि है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ SM कंपनी का मालिक समर सिंह होगा। इसके बाद वह मैसेज बंद हो जाता है। अब मुझे पूरा मामला समझ आ गया था कि वह मुझसे क्या कहना चाहती थी। मैंने वो वॉइस मैसेज पुलिस को सौंप दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने समर सिंह को पकड़ लिया और उसके बाद उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। जहां हमारा कॉल सेंटर था, उसकी ज़मीन के नीचे से अंजलि की बॉडी भी बरामद कर ली गई। उस कॉल सेंटर की बिल्डिंग समर सिंह की ही थी, जो हमारी कंपनी ने रेंट पर ले रखा था। आज भी जब मेरे पास कोई फ़ोन आता है तो मेरी सांसें अटक जाती हैं और मन में ख्याल आता है, कहीं ये उसी का फ़ोन तो नहीं। कई बार आत्माएं हम इंसानों से विभिन्न माध्यमों के द्वारा संपर्क कर अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहती है, ताकि हम उनकी मदद कर सकें। हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं लाचार और बेबस भी होती हैं, जो हमारी मदद से मुक्ति पाना चाहती हैं। साया। हमें बचपन से ही कुछ बातें सिखाई जाती हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। हमारे माँ बाप, दादा दादी के द्वारा कुछ हिदायतें हमें दी जाती हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अगर ये किया तो कुछ बुरा होगा। ऐसा करने के पीछे उनका एक ही मकसद होता है कि हम ठीक और सुरक्षित रहें, हम किसी मुसीबत में न पड़ें। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमें दुनियादारी की समझ आने लगती है, वैसे वैसे हम उन बातों को दकियानूसी या बिना सिर पैर की मान उनका मजाक उड़ाते हैं
और उन्हें भूल जाते हैं, जिसका हमें आगे चलकर गंभीर परिणाम भोगना पड़ता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैंने अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानी। मेरा नाम विशाल है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा कारपेंटर का काम है, जिस वजह से मुझे नई नई जगह पर काम करने के लिए जाना पड़ता है। यह घटना मेरे साथ आज से 2 साल पहले घटित हुई, जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उस घटना से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। आज भी जब मैं रात को उस घटना को याद कर लेता हूँ तो डर के मारे मैं सो नहीं पाता। आज भी उसे याद कर मेरा दिल डर के मारे कांपने लगता है। उस दिन मुझे काम से लौटने में देर हो गई थी, क्योंकि जो काम मैंने ले रखा था उसे कुछ ही दिनों में निपटाना था, तो देर रात तक काम कर रहा था मैं। मेरे साथ मेरे कुछ साथी भी लगे हुए थे जो वह काम कर रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और एक लड़का जो मेरे साथ ही आता था उसे साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ा। वहाँ से निकलते वक्त मैंने टाइम देखा तो रात के 8:30 हो रहे थे। मुझे 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर अपने घर पहुँचना था। मैं और वो लड़का दोनों बाइक पर सवार हो वहाँ से निकल जाते हैं। वो एक छोटा सा गांव था जो कि खेतों से घिरा हुआ था और हमें खेतों से होते हुए ही आना और जाना पड़ता था। पूरा का पूरा रास्ता खेतों से घिरा और सुनसान था। लास्ट के 5 किलोमीटर का इलाका ही शहरी आबादी से घिरा हुआ था। बाकी का पूरा रास्ता खेतों के बीच से ही गुजरता था। चारों तरफ खामोशी का मंजर था। कोई आता जाता नहीं दिख रहा था। दूर खेतों में चलते हुए ट्रैक्टर की रोशनी कभी कभी हम पर पड़ जाती थी, जब भी वो हमारी ओर मुँह करते और उन पर लगे स्पीकरों की आवाज़ धीमी धीमी हमारे कानों में पड़ती रहती थी। हम दोनों काम की बातें करते हुए घर आ रहे थे कि कैसे जल्दी से जल्दी यह काम निपटा कर दूसरी जगह काम शुरू किया जाए। कुछ ही मिनटों के सफ़र के बाद हम शहर पहुंच चुके थे। मैंने उस लड़के को उसके घर छोड़ा और सीधे अपने घर की ओर चल दिया। जब मैं घर पहुंचा तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि पापा इतनी देर क्यों हो गई, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने टाइम देखा तो रात के 9:15 हो चुके थे। वैसे तो मैं रोज़ 7 सवा 7 घर पहुंच जाता था, तो मैंने बच्चों से कहा आज काम ज़्यादा था, इस चक्कर में मैं लेट हो गया। बच्चों ने मुंह फुलाते हुए कहा ठीक है, तो फिर लाओ हमारी आइसक्रीम। यह सुनते ही मुझे ध्यान आया कि मैं आइसक्रीम तो लाया ही नहीं, अब क्या करूं। मैंने बच्चों से कहा सॉरी बेटा, आज आइसक्रीम नहीं ला पाया। यह सुन बच्चों ने मुंह और फुला लिया। वो बोले एक तो आप लेट आए हो और ऊपर से आइसक्रीम भी नहीं लेकर आए। जाओ, हम आपसे बात नहीं करते, हम कट्टी हैं आपसे। मैंने जैसे तैसे उन्हें समझाया और कल डबल आइसक्रीम का झांसा देकर उन्हें सुला दिया। मैंने अपने हाथ पैर धोए और खाना खाकर मैं भी सोने को चला गया। मैं गहरी नींद में सो रहा था कि तभी मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि कोई मुझे घूर रहा हो। इस एहसास ने मुझे बेचैन कर दिया और मेरी आंख खुल गई। मैं उठ बैठा। मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी बाहर घर के मेन गेट पर मुझे कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे कि बाहर कोई है और वह धीरे धीरे गेट के पास कुछ फुसफुसा रहा हो। यह सब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरे मन में ख्याल आया कि बाहर इस वक्त कौन हो सकता है। मैं बेड से उठा और धीरे धीरे बाहर जाने लगा। मैं गेट के सामने खड़ा था। मैंने धीरे से कुंडी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। डर के मारे मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करते हुए गेट की कुंडी खोली
और झट से मेन गेट खोल बाहर झांका, और जो मैंने देखा वो देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक लंबा चौड़ा आदमी काले चादर कुर्ते में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ही घूर रहा था। उसके खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी लंबी कुछ काली और कुछ सफ़ेद दाढ़ी थी, और उसका वो डरावना चेहरा देख मुझे तो हार्ट अटैक आने को हो गया था। तभी मेरी आंखें खुल गई और मैं छत को देख रहा था। मैं उठ बैठा और तभी मेरी नज़र मेरे पैरों के पास गई। वहीं काले कपड़ों में शख्स मेरे पैरों के पास ही खड़ा था। यह देख मैं ज़ोर से चिल्लाया। तभी अचानक उसने मेरे पैर को पकड़ा और खींचा। मेरी अचानक झटके से आँख खुल गई। मेरी सांसें और दिल की धड़कन तेज थी। मैं पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। आंखें तो खुल गई थी पर मैं हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा शरीर जम गया हो। मैं उसी अवस्था में लेटा रहा। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मर रहा हूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा था। सांसें असामान्य रूप से तेज चल रही थी। कुछ देर वैसे ही लेटा रहा, फिर धीरे धीरे सांसें सामान्य और दिल शांत होने लगा। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह सच था या फिर सपना। मेरी नींद खुल चुकी थी, मेरी नींद उड़ चुकी थी, पर मैं अभी भी सोने का नाटक कर रहा था। उठकर कमरे में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर वो यहीं हुआ तो? मैं उठा और उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ देर वैसे ही आंखें बंद कर लेटा रहा। फिर जब कुछ हिम्मत आई तो मैं उठा और आसपास देखा। वहाँ कोई नहीं था, सब कुछ सामान्य था। मैंने जब बच्चों की तरफ नज़र घुमाई तो वह आराम से सो रहे थे। उनको कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि अभी अभी मुझ पर क्या बीती है। मैं उठा और पानी पीने के लिए किचन की ओर चल दिया। डर तो मुझे लग रहा था, पर डर के मारे कब तक बैठा रहता। प्यास भी तो बहुत भयंकर लगी थी मुझे। मैंने पानी पिया और वापस आकर लेट गया। वह मंजर अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं अभी भी उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या था। इससे पहले मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यह पहली बार हो रहा था। मैंने अपना फ़ोन उठाया तो देखा रात के 2:30 बज रहे थे। मैं फिर फ़ोन चलाने लगा ताकि वह डरावने ख्याल मेरे मन से निकल जाएं। वह डरावने ख्याल आने बंद हो जाएं और मैं सो सकूं। क्योंकि मैं जैसे ही आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता, वैसे ही उस शख्स का वो डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता और मैं फिर घबरा जाता। मैं लगभग 1 घंटे ऐसे ही बिना सोए जगा रहा। फिर मुझे नींद अपने आगोश में लेने लगी और मैं सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सब ठीक था। मैं उसे एक बुरा सपना समझकर भूल चुका था और तैयार होकर अपने काम के लिए निकल गया। शाम को रोज़ की तरह खाना खाया और फिर सोने को चला गया। सब कुछ ठीक था, जैसे कि रोज़ होता है। आधी रात के करीब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं क्या देखता हूँ कि वहीं काले कपड़ों वाला शख्स मुझ पर बैठा हुआ है। यह देख मैं अंदर तक कांप उठा। आंखें खुली की खुली रह गई। डर के मारे मैं कांप रहा था। मैं उससे खुद को छुड़ाकर भागने के लिए झटपटा रहा था, पर उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं हिल तक नहीं पा रहा था। उसने मेरे शरीर को पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा था। वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाते हुए बोला, बुला अपने भगवान को जिसकी तू पूजा करता है, बुला उसे। उसका इतना कहना था कि मेरी आंखें खुल गई। फिर वही डरावना सपना, यह कैसे हो सकता है? यही सवाल मेरे मन में घूमने लगा।
मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। पसीने से तरबतर मैं इधर उधर देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझको एक ही सपना 2 बार कैसे आ सकता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना फ़ोन उठाकर टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। यह देख मैं दंग रह गया कि वहीं कल वाला वक्त और वहीं सपना। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो मैं सीधा उठकर अपने घर में बने पूजा रूम में गया और माथा टेक अपने साथ हनुमान जी का एक फ़ोटो ले आया। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। जैसे तैसे सोने की कोशिश करने के बाद मुझे नींद आ गई। सुबह हुई और मैं तैयार होकर काम के लिए निकल गया। यह बात मैंने घर पर किसी को नहीं बताई, नहीं तो वह बेवजह परेशान होते। यही सोच मैंने किसी के आगे इस बात का जिक्र नहीं किया। काम पर जाते वक्त मेरे साथ जो लड़का जाता है उसे मैंने यह बात बताई कि कैसे मुझे 2 दिन से एक ही सपना आ रहा है। यह बात सुन उसने मुझे एक बाबा जी के बारे में बताया कि उनके पास चलते हैं, वह ज़रूर हमारी समस्या का समाधान करेंगे। हमने शाम को उन बाबा जी के पास जाने का फ़ैसला किया। शाम को घर आते वक्त हम दोनों ही वह बात भूल चुके थे कि बाबा जी के पास भी जाना है और सीधे अपने अपने घर चले गए। मैं भी अपने घर आया और बच्चों के साथ खेलते खेलते खाना खा सो गया। रात होते ही वही रात के 1-1:30 बजे फिर वही शख्स मुझे अपने सपने में दिखा और फिर उसने वही बात दोहराई। बुला अपने भगवान को, कहाँ है वो? इसी के साथ मेरी नींद टूट गई और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे बाबा जी के पास चले जाना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो यह मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। सुबह होते ही मैंने यह बात अपने घर वालों को बताई तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। मेरी बात सुन अब उन्हें भी डर लगने लगा था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए और यह डर उनके चेहरे पर भी दिख रहा था। फिर मेरी माँ ने मुझसे कहा, जा तैयार हो जा, फिर बाबा जी के पास चलेंगे। मैं नहा धोकर तैयार हो गया और फिर अपनी माँ को लेकर उन बाबा जी के पास गया। वह बाबा जी काली माता की पूजा करते थे और उनके यहाँ बहुत ही सुंदर माँ काली का मंदिर बना हुआ था। मेरे जाने के बाद उन्होंने माता की पूजा की और कुछ देर ध्यान लगाने के बाद मुझसे कहा, और बुलाकर लाएगा क्या? उनकी यह बात सुन मैं समंजस में पड़ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या बोल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, जी आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा, तू ही तो बुला कर लाया है उसे। यह सुन मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि बाबा जी ये क्या कह रहे हैं। भला मैं क्यों बुला कर लाने लगा उसे? मुझे हैरान देख वह बोले, तुम उस दिन घर आते वक्त जब वहाँ से निकल रहे थे तो तूने क्या कहा था, याद है कुछ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या पूछ रहे हैं। वह फिर बोले, ऐसे क्या देख रहे हो? तूने ये नहीं कहा था, आ बैठ चलते हैं। यह सुन मुझे याद आ गया कि मैंने क्या कहा था। दरअसल उस दिन मैंने मेरे साथ वाले लड़के को बाइक पर बैठने के लिए बोला था कि आ बैठ जा, चलते हैं। जैसे मुझे यह बात याद आई तो मैंने बाबा जी से कहा, ये तो मैंने उस लड़के को कहा था। तो वो बोले, तूने नाम लेकर कहा था क्या? मैंने कहा, नहीं। तो फिर आ गया वो तेरे साथ। इतना ही नहीं, उस दिन तूने मिठाई भी खाई थी उस घर, कुछ याद है? यह सुन मैं दंग रह गया कि इन्हें कैसे पता चला कि मैंने उस दिन उनके घर मिठाई भी खाई थी। मैंने कहा, हाँ बाबा जी। फिर उन्होंने समझाया कि एक तो मीठा खाकर बाहर नहीं जाना और कहीं आते जाते वक्त
आजा, आ चलते हैं, आ बैठ जा, ऐसे नहीं बोलना है। अगर किसी को बुलाना है तो उसका नाम लेकर बुलाना है, क्योंकि अगर कोई दुष्ट आत्मा उस वक्त तुम्हारे आसपास हुई तो वह तुम्हारे साथ आ जाएगी। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। फिर उन्होंने मुझे माता के आगे माथा टेकने को कहा और एक डोरा देते हुए कहा, इसे अपने कलाई पर बांध लेना। फिर भभू देते हुए कहा, एक कलश लेकर उसमें पानी डालकर कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेना और उसमें यह बबूत डालकर पूरे घर में छिड़क देना, ठीक है। इतना कहकर उन्होंने मुझे घर भेज दिया। घर आकर हमने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। इसके बाद मैं अपने काम के लिए निकल गया। काम करते वक्त पूरे दिन मेरे दिमाग में वही बातें घूमती रही। बाबा जी ने जो कहा था, वहाँ काम करते वक्त मुझे बार बार वही ख्याल आ रहे थे कि कहीं वह शख्स यहीं आसपास ही तो नहीं। शाम होने पर मैं जल्दी ही घर लौट आया। मन बेचैन था कि पता नहीं रात को क्या होगा। रात गहराने लगी थी। धीरे धीरे सब सो गए और मैंने भी सोने की तैयारी कर ली, पर वह डरावने ख्याल अभी भी मुझे सोने नहीं दे रहे थे। फिर कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और उसके बाद सुबह ही आँख खुली। आज मुझे वह डरावने सपने नहीं आए। मैं काफ़ी खुश था कि चलो बला टली। उस बात को आज 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर कभी भी वह काले कपड़ों वाला शख्स मुझे दिखाई नहीं दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।